चुका है ये कदम चल चले चलो वेलकम बैक गाइस। हमारा बहुत ही सिंपल और अच्छा टॉपिक चल रहा था, लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर। हमने देखा था हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग में हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाना। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी। तो हमें कॉस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। कॉस्ट के मेजर पार्ट्स कौन से, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हमने पढ़ लिया क्या है, मटेरियल हुआ है सर, लेबर स्टार्ट किया है। लेबर समझ में आ रहा है, माँ कसम सर आप मस्त सिखा रहे हो, लेबर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी लकी। क्यों? क्योंकि आपका जो लेबर है, न्यू सिलेबस में जो लेबर टॉपिक है वो काफ़ी इजी कर दिया गया है। कुछ टॉपिक्स इसके बाहर निकाल दिए गए हैं। कुछ टॉपिक्स जो पहले आईपीसीसी में हुआ करते थे, कुछ कंसेप्ट वो अब निकाल दिए गए हैं जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट थे। ठीक है, तो हमारा लेबर का जो टॉपिक है काफ़ी इजी है, अच्छा है, बेहतरीन है, और मैं सिखा रहा हूँ तो इजी लगेगा ही। लेट्स चेक इट आउट। लेबर यूटिलाइजेशन। For identifying utilization of labor, a statement is prepared, generally weekly for each department or cost center. This statement should show the actual time paid for the standard. This statement shows the actual time paid for the standard time allowed for production and the abnormal idle time analyzed for the causes thereof. लेबर यूटिलाइजेशन हमें देखना है कि जो लेबर है हमारे कंपनी में, जो एम्प्लॉय लगा है, जो लेबर लगा है, उसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं, उस लेबर को हमने कहाँ यूटिलाइज़ किया है, लेबर को कहाँ यूटिलाइज़ किया है। तो ये हमें कैसे समझेगा, एक स्टेटमेंट के ज़रिए समझेगा। स्टेटमेंट कौन सा है वो अभी आपको बताऊंगा। तो इजी स्टेटमेंट है, पहले भी हमने देखा है, वो जॉब कार्ड वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट जो हमने पहले देखा था, जॉब कार्ड, जिसमें लिखा होता था कि कितना आज कौन से प्रोडक्ट पे काम किया, कौन से जॉब पे काम किया, कौन से डिपार्टमेंट में किया, कौन से कॉस्ट सेंटर पे किया। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के ज़रिए हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि एक्चुअल टाइम कितना पे किया हमने, मतलब एक्चुअल में कितने आवर्स उसने काम किया। और क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड कितना टाइम अलाउड था, स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड था, स्टैंडर्ड टाइम उस काम के लिए कितना अलाउड था। ठीक है और क्या पता चलेगा, और कितना टाइम वो खाली पीली बैठा है, कितना टाइम वेला था, कितना उसका आइडल टाइम था, क्या पता चलेगा। उसे कितना पेमेंट किया हमने, कितना स्टैंडर्ड टाइम था, और कितना वो एबनॉर्मल आइडल टाइम था। ओके, अब एक ध्यान में देने वाली बात यह है बेटा लोग, स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब जितना टाइम लगना चाहिए एक्चुअल में, जितना टाइम उसे लगना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को या काम करने को, कितना टाइम लगना चाहिए, ये जो हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो सर ज़रा सोच के बताना बच्चा, तो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर क्या आइडल टाइम इंक्लूडेड होता है, स्टैंडर्ड टाइम में क्या आइडल टाइम इंक्लूड होता है। पॉज कर लो वीडियो, सोचो। यस शिवानी, यू आर राइट, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर आइडियल टाइम इंक्लूड होता है। क्यों, कैसे, मीर पूछ रहा है कैसे। तो आइडल टाइम मतलब क्या है, नॉर्मल। यहाँ आइडल टाइम से मेरा मतलब है नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम, फैक्ट्री गेट से फैक्ट्री बिल्डिंग तक जाना, गेट से बिल्डिंग तक जाना, बिल्डिंग पे यूनिफॉर्म पहनना, मशीन पे जाना, मशीन में मशीन साफ़ करना, काम समझना, फिर मशीन स्टार्ट करना, फिर एक जॉब से दूसरे जॉब पे जाना, लंच ब्रेक, रिसेस, ये सारे जो ऐसे टाइम्स है, ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हमने कहा था नॉर्मल आइडल टाइम। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, इट ऑलवेज इंक्लूड्स द नॉर्मल आइडल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम ऑलवेज इंक्लूड्स द नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इंक्लूड्स द नॉर्मल आइडल टाइम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर्स विद कॉस्ट सेंटर।
ठीक है. For the identification of utilization of labor with the cost center, a wage analysis sheet is prepared. Wage analysis sheet is a statement in which total wages paid are analyzed according to cost center, job, work orders, etc. The data for analysis is provided by wage sheet, time card, piece work card and job card. देखो हम क्या कर रहे हैं, एक वेज एनालिसिस शीट होती है, वही जो ऊपर जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ उसी तरह होता है वेज एनालिसिस शीट. वेज एनालिसिस शीट, वेज एनालिसिस शीट, ओके. इसमें क्या होता है, इसमें लिखा होता है कि टोटल वेजेस पेड कितना है, टोटल वेजेस पेड कितना है. अब उस टोटल वेजेस पेड पे से उसमें बाइफर्केशन रहता है कि कौन से जॉब पे है, कौन से जॉब पे कितना गया, या कौन से प्रोडक्ट पे कितना वेज गया, या कौन से कॉस्ट सेंटर पे उतना प्रोडक्ट गया है. ठीक है, ये पूरा बाइफर्केशन दिया होता है कि इसमें वेज एनालिसिस शीट में. अब ये बाइफर्केशन हमें मिलता कहाँ से, ये हमें मिलता है वेज शीट से, या हमें मिलता है टाइम शीट से. टाइम शीट हमने पढ़ा था ना कि लेबर कौन से इस पे कितना काम कर रहा है, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग. टाइम कार्ड भी कहते हैं इसे, या पीस वर्क कार्ड, या जॉब कार्ड, है ना. जॉब कार्ड भी हमने देखा था, एक पर्टिकुलर जॉब होता है जॉब 1, उस पर जो भी खर्चा है, मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल एक्स वाई जेड, कंज्यूमेबल्स, लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, चिंटू ने कितना आवर्स काम किया, मोन्टू ने कितना काम किया, फिर उसका टोटल कितना कॉस्ट आया, ओवरहेड्स वगैरह सारा जॉब कार्ड. ठीक है, तो वेज एनालिसिस शीट में क्या होता है, टोटल वेजेस दिया होता है और वो वेजेस का एनालिसिस दिया होता है, बाइफर्केशन दिया होता है कि वेयर द wages have been incurred on which job, on which product and on which cost center. Okay, the preparation of such sheets serves the following purposes. It analyze the labor time into direct and indirect. इसका बेनिफिट क्या है, इससे हमें पता चलता है डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट लेबर कितना लगा है. Details of direct labor cost comprise of wages, overtime to be charged as a production cost of center. हमें ये भी पता चलता है कि नॉर्मल वेजेस कितने हैं, ओवरटाइम वेजेस कितने हैं. मतलब बेसिकली सर वेज एनालिसिस शीट क्या होती है, इसमें वेजेस का फुल टू एनालिसिस होता है कि वेज कितना कितना इनकर हुआ है, कौन से जॉब पे इनकर हुआ है, इसमें ओवर टाइम है तो कितना है, प्रीमियम कितना है, ये सारा डिटेल होता है इसमें. It provide information for treatment of indirect labor cost as overhead expenses. Indirect जो लेबर कॉस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स. अगले टॉपिक में हमें डिटेल से समझना है ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है, ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है ये हमें अभी समझना है. जस्ट अ मिनट. Just a minute. ओके, वेलकम बैक. हम पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर. जो इनडायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट लेबर तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि उस लेबर ने कौन से जॉब पे काम किया है, कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है. लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर होता है जैसे कि HR डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इनका लेबर कहाँ अलोकेट करेंगे, तो इनका लेबर हम अलोकेट करेंगे ओवरहेड्स के बेसिस पे. ओवरहेड को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, क्या बेसिस होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या होगा उसका ट्रीटमेंट, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में समझेंगे. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर आवर्स विथ वर्क ऑर्डर और बैचेस और कैपिटल जॉब. For identification of labor hours with work order or batches or capital jobs or overhead work orders, the following points are to be noted. The direct labor hours can be identified with the particular work order or batches or capital job or overheads work on the basis of details recorded
ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज टाइम शीट और जॉब कार्ड। देखो क्या है, वही जो ऊपर बोला है वही रिपीट हो रहा है। जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है वो कहाँ लगा है ये हमें कैसे पता चलेगा? जो जॉब कार्ड होता है या जो टाइम शीट होती है उस पर लिखा होता है। हमने जॉब कार्ड में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि मिस्टर एक्स ने ये जॉब पे, एक तो हम जॉब कार्ड दो तरह के, एक तो जॉब के ऊपर जॉब कार्ड होता है ये वाला जो अभी हमने देखा, या फिर ऐसा हो सकता है टाइम कार्ड हो सकता है। टाइम कार्ड होगा किसका? टाइम कार्ड ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कौन से जॉब पे कितना कितना काम किया, कितना उसका आइडल टाइम था, कितना एबनॉर्मल आइडल टाइम था, ये सारी बातें लिखी होती है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर आवर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। जो इनडायरेक्ट लेबर आवर्स है वो तो हम कहीं 1-to-1 रिलेशनशिप ही नहीं है ना। जो डायरेक्ट लेबर है उसका हम बोल सकते हैं कि उसने इतना आवर्स काम किया, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर के साथ ऐसा है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट लेबर के साथ ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसे हम करना ट्रेस करना पड़ेगा। और कैसे ट्रेस करेंगे? ट्रेस करेंगे और ट्रेस करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। ये डिटेल में है अगला ही टॉपिक, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स डिटेल में समझना ये प्रोसेस हमको। ओवरहेड्स क्या करते हैं? ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रियल टॉपिक। यहाँ से आपका रियल टॉपिक स्टार्ट होता है। इस पे आगे जो है 2-3 मेथड्स है उस पे एक्चुअल में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सिस्टम्स ऑफ वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव्स। वेजेस का पेमेंट कैसे होता है और इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब बोनस, सॉरी इंसेंटिव्स मतलब ओवर टाइम प्रीमियम हो गया या बोनस हो गया, ये सारी चीज़ें इंसेंटिव्स। सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, एक तो टाइम बेस, आउटपुट बेस। टाइम बेस मतलब कि जितना आवर्स उसने काम किया है उसका रेट फिक्स है 100 रुपीज़ पर आवर। तो 100 रुपीज़, उसने 10 आवर्स काम किया तो वो हिसाब से पेमेंट। आउटपुट बेस 10 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, तो उसने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉम्बिनेशन, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्रीमियम बोनस मेथड, प्रीमियम बोनस मेथड क्या है अभी आगे है। ग्रुप बोनस स्कीम, इंसेंटिव्स फॉर इनडायरेक्ट लेबर्स। प्रीमियम बोनस मेथड मतलब क्या है कि इसमें हम नॉर्मल जो वेजेस है वो तो देते ही है, नॉर्मल वेजेस तो देते ही है, उसके अलावा हम कुछ बोनस भी देते हैं। बोनस कैसे देते हैं? वेरियस मेथड्स है उसकी, और हमें अभी सिलेबस में 2-3 मेथड है, वो 2-3 मेथड हम डिटेल में देखेंगे। और इन मेथड्स पे ही, मतलब ये जो है प्रीमियम बोनस मेथड, इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, तो इसे इम्पोर्टेंट कर लो आप। ग्रुप बोनस स्कीम अभी सिलेबस से निकल गया, मतलब आपको ये सिर्फ इंट्रोडक्ट बस ऐसा नाम दे दिया है ग्रुप बोनस स्कीम। लेकिन ग्रुप बोनस स्कीम की जो मेथड्स हुआ करती थी पहले, वो मेथड्स अब सिलेबस में से निकल गई है। ग्रुप बोनस स्कीम की मेथड्स सिलेबस में से निकल गई है। ग्रुप बोनस स्कीम होता क्या था कि कई ऐसे जॉब्स होते हैं जो अकेला इंसान नहीं करता है, मतलब उसमें पूरा ग्रुप होता है, पूरा टीम वर्क होता है। तो उसमें जो बोनस मिलता है वो पूरे टीम को मिलता है। पूरी टीम की वर्किंग साथ में करते हैं, उसका जो फार्मूला आता है वो पूरे टीम में एक साथ लगाते हैं और पूरे ग्रुप को वो बोनस मिलता है, और फिर ग्रुप बाइफरगेट करता है, वो बांट लेता है। इंसेंटिव्स फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स को इंसेंटिव कैसे देंगे? डायरेक्ट वर्कर्स का हम समझ सकते हैं कि उसने इफ़िशिएंटली काम किया। 10 आवर्स का काम 8 आवर्स में किया तो 2 आवर्स का सेविंग हुआ। या ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, 10 आवर्स में करना था 100 यूनिट्स आउटपुट, उसने कर दिया 120 यूनिट्स आउटपुट, तो 20 यूनिट्स का हमें बेनिफिट हुआ। तो ये तो हम डायरेक्ट लेबर का समझ सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वर्कर क्या करता है? 1-to-1 तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उसका इंसेंटिव्स कैसे होता है वो देखेंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं टाइम बेस्ड मेथड, टाइम रेट सिस्टम। एकदम सिंपल है, आपको ये रीड करना है। इसका फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मल है, वेजेस कितना है, टाइम वर्कड, कितना टाइम काम किया, इनटू रेट फॉर द टाइम। अब वो आर हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है। जैसे कि अगर हमारा सैलरी है 10 पर आवर, ₹10 पर आवर, हमने कितना आवर्स काम किया, हमने 100 आवर्स काम किया, तो 100 आवर्स इंटू 10, 1000। हमारा मंथली सैलरी है 30,000, कितना मंथ्स काम किया, 10 मंथ्स, तो 30,000 इंटू 10। पर डे का सैलरी है 500, कितना काम किया, 25 डेज काम किया, तो 25 इंटू 500। सिंपल है एकदम, सबसे सिंपल है।
ये मेथड कहाँ यूज़ होती है? हुज सर्विसेज कैनॉट बी डायरेक्ट टाइम बेस्ड वेजेस पेमेंट इज सुटेबल फॉर द एम्प्लॉयज हुज सर्विसेज कैनॉट बी डायरेक्टली टेंजिबली मेजर्ड। एग्जाम्पल जनरल हेल्पर, सुपरवाइजर्स एंड क्लरिकल स्टाफ। ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि जो जनरल हेल्पर होता है, हेल्पर का हम बता सकते हैं क्या कि उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया? नहीं, वो तो क्या है, जो मेन ऑपरेटर है, मेन ऑपरेटर को हेल्प कर रहा है ना। या जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र खड़ा होकर कोई मशीन पे काम करता है क्या? कुछ आउटपुट निकालता है क्या? नहीं, लेकिन वो क्या करता है, सभी ऑपरेटर्स को सुपरवाइज करता है, सभी लोगों को मैनेज करता है। क्लरिकल स्टाफ कुछ प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो करता ही है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनकी सैलरी टाइम बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हाईली स्किल्ड जॉब, ऐसे कुछ जॉब जो हाईली स्किल्ड है। उसके बाद में वेयर द पेस ऑफ आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटर। जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन तो फटाफट फटाफट आउटपुट दे रही है, और उसे जो ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, तो उसे अगर मान लीजिए हम पीस रेट से देते हैं, पीस रेट मतलब ये जो सेकंड मेथड हमने देखा आउटपुट बेस्ड, अगर वहाँ पे अगर आउटपुट बेस्ड दे रहे हैं तो उसका सैलरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मशीन का आउटपुट कैसा है, बहुत फास्ट है, तो फटाफट आउटपुट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे भी हम टाइम रेट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट बेस्ड। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, इसमें क्या है, सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट प्री डिसाइडेड होता है कि मान लेते हैं 10 रुपीज़, एक यूनिट बनाया तो 10 रुपीज़ मिलेंगे। हमने कितने 100 यूनिट्स बनाए तो 100 इंटू 10 1000, है ना, सिंपल है। जैसे कि ये जो लिज्जत पापड़ होता है, लिज्जत पापड़ का यही सिस्टम है। लिज्जत पापड़ का खुद का कोई फैक्ट्री नहीं है, वो क्या करता है, जो भी पापड़ का मिक्स होता है, जो मसाला होता है या जो आटा होता है, जो लोया बोलते हैं जिसे, वो काउंट कर लेता है। उसके यहाँ पे क्या होता है, लेबर आती है, मतलब बाई लोग आती है, बाई लोगों को वो काउंट कर करके दे देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 kg, जो बाई जितना मांगती है उतना उसे दे देता है। किसी को 2 kg, 3 kg, 1 kg, 5 kg, और मॉर्निंग में वो बाई लेके जाती है अपने घर पे, पापड़ बनाती है, पापड़ बना के वापस ला के देती है, वेट कर लेते हैं उसका। तो जितना पापड़ लाया, 2 kg लाया, तो 2 kg के हिसाब से उनका जो भी रेट डिसाइडेड है वो रेट देते। मतलब वो बाई कितना आवर्स काम कर रही है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आउटपुट कितना पापड़ बना के ला के दे रही है वो इम्पॉर्टेंट है। आउटपुट बेस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। ओके, अब देखते हैं हाल से प्रीमियम प्लान, इम्पॉर्टेंट कर दो, ये एग्जाम में आता है। हाल से प्रीमियम बोनस मेथड, देखो कैसा होता है कि कोई भी जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइडेड होता है, कोई भी जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइडेड होता है कि इतने आवर्स में या इतने टाइम में ये काम कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 10 आवर्स में हमारा जॉब होना चाहिए था, 10 आवर्स में हमारा जॉब एक्स कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन हमारे लेबर ने 10 आवर्स की जगह 8 आवर्स में वो काम कर दिया है, 10 आवर्स की जगह 8 आवर्स में काम कर दिया है। तो टाइम सेव कितना हुआ, 2 आवर्स का टाइम सेव हो गया, 2 आवर्स का टाइम सेव हो गया। तो इसका मतलब वो एम्प्लॉय 2 आवर्स हमारे सेव कर दिया। अब ये 2 आवर्स वो कहीं दूसरा काम कर सकता है, ये 2 आवर्स में हम कोई दूसरा जॉब करा सकते हैं उससे, जॉब वाई या जॉब एक्स भी अगर हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जो एक यूनिट बनाने को 10 आवर्स लग रहे थे वो 8 आवर्स लगा रहा था, तो डायरेक्ट हमारा 2 आवर्स सेव होते जा रहा है। 2 आवर्स सेव हुआ मतलब क्या हुआ, उसका आप मान लो आर्ली सैलरी था 100 रुपीज़, तो सेव कितना हो गया, ₹200, है ना। कंपनी को हमारा एम्प्लॉई है मोन्टू ने 10 आवर्स का काम सिर्फ 8 आवर्स में कर लिया, तो कंपनी को 2 आवर्स का फ़ायदा हुआ, मतलब 200 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है रोज़। तो
मोन्टू को 200 में से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये जो प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, अकेली कंपनी को नहीं मिलना चाहिए, इसका डिवीजन हो जाना चाहिए। कुछ पैसा मोन्टू को होना चाहिए, कुछ पैसा कंपनी को। तो हाल से मेथड क्या है, 50% वाली मेथड है। हाल से मेथड क्या करेंगी कि जो भी टाइम सेव हुआ टाइम सेव होने की वजह से जितना भी सैलरी बचा, आधा सैलरी का मतलब आधा प्रॉफिट खुद रखेगी और आधा उस चिंटू मोन्टू को पास आउट कर देंगी, आधा 100 रुपीज़ उस मोन्टू को दे देंगी। एल्स क्या होगा कि स्टैंडर्ड कंपनी का क्या है 10 आवर्स का, मोन्टू कर रहा है 8 आवर्स में, लेकिन कंपनी में मोन्टू अकेला थोड़ी है, मोन्टू के साथ साथ कौन है, चिंटू भी है, पिंटू भी है, सोनू भी है, मोनू भी है। अब चिंटू 10 का 10 में कर रहा, पिंटू 10 का 10 में कर रहा, कोई 10 का 11 में कर रहा, लेकिन अकेला मोन्टू 10 का 8 में कर रहा। और अगर मान लो ये बोनस का सिस्टम नहीं होता तो क्या होता कि ये लोग कम काम करते, मतलब जो स्टैंडर्ड है उतना ही काम करते और उनको उतना सैलरी मिल जाता, मतलब जितना मिलना है उतना नॉर्मल सैलरी मिलता, और ये कम टाइम में ज़्यादा काम करके इसे भी उतना ही सैलरी मिलता। तो फिर इसके मन में आता कि यार ये लोग तो मेरे से कम काम कर रहे हैं, चिंटू पिंटू ये लोग मेरे से कम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सैलरी मेरा जितना मिल रहा है, तो मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ, मैं ज़्यादा काम क्यों करूँ जब मुझे पेमेंट उतना ही मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या लाया, प्रीमियम सिस्टम। इसलिए हमने लाया प्रीमियम सिस्टम कि आपने जो इफ़िशियंसी है, आपकी इफ़िशियंसी डाउन नहीं होना चाहिए। तो आपने जो टाइम बचाया है जिसके वजह से कंपनी को फ़ायदा हुआ है, वो आधा आप रख लो, आधा हम रख लेते हैं। तो यही है हमारा हाल से प्रीमियम प्लान। ये प्लान लाया था हाल से नाम के कॉस्ट अकाउंटेंट ने, इसलिए उसका नाम दे दिया हाल से प्रीमियम प्लान। अंडर हाल से प्रीमियम प्लान अ स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर ईच जॉब। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है। स्टैंडर्ड टाइम में क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम इंक्लूड होता है। स्टैंडर्ड टाइम में नॉर्मल आइडल टाइम पकड़ के होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर ईच जॉब। इफ़ देर इज़ नो सेविंग, अगर स्टैंडर्ड टाइम जैसे कि 10 आवर्स का काम 10 आवर्स में कर रहा है, तो उसका जो नॉर्मल वेजेस था उतना उसे मिलेगा ही, ठीक है। ही गेट हिज टाइम रेट इवन ही, हाँ इसमें एक खास बात और एक ये है कि कैसा है, लेबर को टाइम वेजेस दे रहे हैं हम। तो स्टैंडर्ड टाइम में 10 आवर्स, उसने 10 आवर्स में काम कर दिया तो जितना देना था उतना देंगे। उसने 10 की जगह 12 आवर्स भी लगा दिए तो जितना बेसिक वेजेस देना है उतना तो देंगे। हमने बोला स्टैंडर्ड 10 आवर्स में ये काम होता है तो 10 आवर्स का तो उसको पेमेंट मिलेगा ही, लेकिन गलती से उसने 10 की जगह 12 आवर्स भी लगा दिया तो भी उसको उतना बेसिक वेजेस मिलेगा ही। लेकिन अगर वो 10 की जगह 8 लगाता है तो बेसिक वेजेस तो मिलेंगे ही, प्लस इंसेंटिव्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे, 50% ऑफ वेजेस, 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। मतलब ये क्या हो गया उसका बेसिक, ये क्या हो गया उसका बेसिक वेजेस हो गया, ये उसका बेसिक वेजेस हो गया, और ये क्या है उसका बोनस है, ये क्या है इंसेंटिव है। तो 50% ऑफ टाइम सेव, उसने टाइम सेव कितना किया था 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का 50% मतलब 1 आवर इंटू टाइम रेट, टाइम रेट क्या था उसका 100 पर आवर, तो इंटू 100 मतलब 100 रुपीज़ मिलेगी उसको, और बचा हुआ 50 कंपनी के पास ही रह जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे इसका दूसरा नाम क्या है, हाल से 50% प्लान। इसको हाल से 50% प्लान भी बोलते हैं या हाल से प्रीमियम प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। हाल से 50% प्लान या हाल से प्रीमियम प्लान, सिंपल था एकदम। नॉर्मल जितना मिलना है उतना तो मिलेगा ही, साथ में जो टाइम सेव किया उसका 50% भी बेनिफिट उसे मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, टाइम रेट जो है वो गारंटीड है, उसे कम करे ज़्यादा करे जितना बेसिक वेजेस है उतना तो मिलेगा ही। दिस सिस्टम इज इक्विटेबल इन एज मच एज द एम्प्लॉयर गेट्स अ डायरेक्ट रिटर्न फॉर हिज एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन मेथड्स एंड प्रोवाइडिंग बेटर इक्विपमेंट। देखो अगर मैं जल्दी काम करूँगा, इफ़िशिएंटली काम करूँगा, तो मुझे क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये मेथड नहीं होती थी तो ये पहले वाला सिचुएशन होता था, कम काम करो या ज़्यादा काम करो, बेसिक मिलना है मतलब मिलना है। लेकिन हमने इफ़िशिएंटली काम कर लिया तो हमें क्या मिल रहा है, ये जो इतना पार्ट है ना, इतना हमें बोनस जैसा मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंसेंटिव इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। इतना इंसेंटिव जो है वो इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है
क्योंकि आगे जो इंसेंटिव्स थे अभी तो निकल गए सिलेबस में से, वो 80%, 90%, 70% तक इंसेंटिव्स थे। तो इंसेंटिव्स इतना स्ट्रांग नहीं है तो इंसान इतना ज़्यादा इफिशिएंटली काम करने की इच्छा नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा है कि हमने सोचा कि यार टाइम थोड़ा इफिशिएंटली काम कर लिया तो हमारी सैलरी जैसे कि ₹1,00,000 तो लाख से 1,30,000 हो जाएंगी, 30%, 40%, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स है, तो फिर मतलब की बात है। यहाँ पे देखो ना, इंसेंटिव्स है ही कितना, 10 आवर्स हम समझ लेते हैं काम 100 पर आवर, तो मतलब उसका नहीं तो भी 1000 तो सैलरी हो ही रहा है, 10 आवर्स तो वो काम कर ही रहा है, 10 आवर्स का 1000 प्लस ये जो 2 आवर्स का इफिशिएंटली काम किया उसने, 10 में से 8 आवर्स जो ओरिजिनल था एंड 2 आवर्स दूसरे जॉब का, तो टोटल 10 का तो 1000 मिल ही रहा है, प्लस जो 2 आवर्स सेव किया उस पर मिल ही कितना रहा है, प्लस 100। मतलब जहाँ उसको 1000 सैलरी मिल रही थी यहाँ 1100 मिलेंगी, तो 100 रुपये के लिए कोई इतना झिकमारी नहीं करेगा। ओके, द शेयरिंग प्रिंसिपल मे नॉट बी लाइक, कभी कभी एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आता ये शेयरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे सिस्टम, द रिलेवेंट डेटा, टाइम रेट दिया है 60, टाइम अलाउड दिया है 8 आवर्स, टाइम टेकन दिया है 6 आवर्स, टाइम टेकन, टाइम सेव दिया है 2 आवर्स। पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। तो देखो सिंपल है इसका, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने 6 आवर्स लिया, टाइम रेट था 60, तो 6 आवर्स इंटू 60 उतना उसका बेसिक वेज हो गया, प्लस टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड था 8 आवर्स, टाइम टेकन है 6 आवर्स, टाइम सेव हुआ 2 आवर्स, तो 2 आवर्स इंटू जो रेट था 60 उसका हाफ, तो आ गया 420। एकदम सिंपल है। Of his total earning, 360 is on account of the time work and 60 is on account of share of the premium bonus, share of the premium bonus, ठीक है। अब आप ऐसा बोलोगे, किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है क्या, सर अगर वो 8 आवर्स काम करता था, नॉर्मल टाइम कितना दिया है 8 आवर्स, कितना दिया है 8 आवर्स, तो सर उसका सैलरी होता था 8 आवर्स इंटू 60, तो कितना आ रहा था 480 रुपीज़ उसे मिलने वाला था, है ना। लेकिन जब उसने 8 आवर्स का काम 6 आवर्स में कर लिया तो उसे सिर्फ 420 मिल रहा है, 60 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। ऐसा आया क्या किसी के दिमाग में, ऐसा किसी के दिमाग में आया है क्या कि सर वो नॉर्मल अगर 8 आवर्स काम करता था तो 8 आवर्स इंटू 60 मतलब 480 उसे मिलता था, लेकिन अभी उसने इफ़िशिएंटली काम किया, 8 आवर्स का काम 6 आवर्स में कर लिया तो उसे तो सर सिर्फ 420 मिला, मतलब 60 रुपीज़ कम मिले ना सर, ये शिवानी के दिमाग में आया होगा, सर 60 रुपीज़ कम मिले, ये तो नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ, ये जो मिल रहा है उसको 420, ये तो कितना हो गया 6 आवर्स का हो गया, और बचे हुए 2 आवर्स भी तो वो कुछ ना कुछ दूसरा काम करेगा ना, प्लस उसको 2 आवर्स इंटू 60 मतलब 120, तो 420 प्लस 120 540 मिलेगा उसका टोटल वेजेस। टोटल कितना हो जाएगा 540। ये जो 2 आवर्स उसने सेव किया, ये 2 आवर्स वो क्या सो गया क्या, नहीं, 2 आवर्स उन्होंने दूसरा काम किया होगा ना, कोई दूसरी एक्टिविटी की होगी जिसका उसे वेजेस मिलना है, जिसका तो उसे उसका अलग वेजेस मिलना ही है ना। तो हाल से सिस्टम था ये, हाल से प्रीमियम प्लान, सिंपल था एकदम।
अब देखते हैं रोवन प्रीमियम प्लान, सेम वैसा ही है, बस जो प्रीमियम है उसका कैलकुलेशन अलग है. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अ स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब एंड बोनस इज पेड इफ द टाइम इज सेव्ड. ये लाइन ऊपर भी सेम है. इसमें क्या है, वहाँ 50% था, यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ द टाइम वेजेस एज टाइम सेव्ड बीएस. ठीक है, तो वहाँ भी क्या था, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट पर आवर. देखो ऊपर भी क्या था, ऊपर भी देखो क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, प्लस यहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव था. तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, प्रपोर्शन निकाल लिया. प्रपोर्शन कैसे निकाला, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन. सिर्फ इतना नया है इस पर, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम टेकन, सॉरी टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन. इससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा या प्रपोर्शन आ जाएगा. ठीक है, इससे क्या प्रपोर्शन आ जाएगा इनटू रेट पर आवर. ठीक है, इसका एडवांटेज इसका है, it is claimed to be a foolproof system in as much as a worker can never double his earning even if there is a bad rate setting. ये एकदम फुल प्रूफ मेथड है. इसमें लेबर का अर्निंग डबल नहीं होता है. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो वेज रेट है ना, एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा उसका, कभी कभी क्या होता है कि वेज रेट कुछ गलत सेट हो जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, वेज रेट अगर गलत, स्टैंडर्ड टाइम अगर गलत सेट हो गया या वेज रेट गलत, स्टैंडर्ड टाइम अगर गलत सेट हो गया, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाता है, कई बार स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 10, लेकिन 10 की जगह स्टैंडर्ड टाइम हमारा सेट हो गया 20 आवर्स. 10 आवर्स में वो काम हो जाता है, लेकिन गलती से 20 आवर्स का सेट हो गया, गलती होती है. तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉई क्या करेगा, हर एक एम्प्लॉई वो चाहे, इसमें कैसा था, जो इफ़िशियंट था, मोन्टू इफ़िशियंट था, इसीलिए वो 10 का काम 8 में कर रहा था और बाकी सब 10 का 10 में ही कर रहे थे. लेकिन जब हमारा जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ही गलत सेट हो गया, स्टैंडर्ड लगने चाहिए थे 10 आवर्स लेकिन हमने कर दिया 20, तो हर एक एम्प्लॉई क्या, किसका 10 में हो जाएगा, किसका 12 में हो जाएगा, किसका 11 में हो जाएगा, किसका 8 में हो जाएगा. तो हर एक एम्प्लॉय का क्या है, टाइम सेविंग होगा और हर एक एम्प्लॉय को प्रीमियम मिलता जाएगा. लेकिन ये मेथड यूज़ करने से ऐसा नहीं होता है, अगर टाइम गलत भी सेट हो गया तो उसे प्रीमियम मिलेगा. अब इसके पीछे का लॉजिक एकदम क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझ लेना है, इस पर कभी पास्ट में कभी डिफ्रेंशिएशन आया, एडवांटेजेस वगैरह पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं, तो आपको बस ऐसा याद रखना है. It is admirably suitable for encouraging moderately efficient workers. वर्कर्स को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है उनकी एफिशिएंसी और बढ़ाने में. दिस शेयरिंग प्रिंसिपल अपील्स टू द एम्प्लॉयर एज बीइंग इक्विटेबल. ये वाली जो सिस्टम है एम्प्लॉयर को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें प्रपोर्शनेटली हो रहा है. कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, इंसेंटिव फिर से थोड़ा कम है. जहाँ पे टाइम सेव, द शेयरिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट जनरली वेलकम बाय एम्प्लॉयज़. ये हर जगह वही है, मतलब कॉमन है, जनरलाइज. ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है एकदम जनरलाइज दिए है. ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 ट्राई करो आप. इलस्ट्रेशन 7